हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए अपने व्याकरण का नया टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक क्या है? अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम भेद बाद में समझेंगे, पहले वाक्य क्या है हम ये समझें। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, बहुत लोगों के साथ में रहते हैं। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है, वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियों को निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द है और वाक्य का रूप लेते हैं। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम एक समाज में रह रहे हैं। अब हम अपनी बात दूसरे तक या दूसरे की बात खुद तक पहुंचाने के लिए, हम दूसरों की बात हम समझेंगे, तो उसके लिए हम मुंह से कुछ आवाजों को निकालते हैं। ये क्या होती है? ध्वनियां होती हैं। ठीक है, इन्हीं ध्वनियां, यही ध्वनियां क्या है? हमारा शब्द और वाक्य का रूप लेती हैं। अब जैसे हम आपको सारी चीजें समझा रहे हैं, तो क्या है? ये छोटे छोटे वाक्य बन रहे हैं ना। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को जब हम जोड़ रहे हैं आपस में, तभी आप मेरी सारी बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम वाक्यों को नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ शब्दों को बोलेंगे, सपोज जैसे हमने बोला वाक्य भेद हैं, इनके साथ में हम सीखेंगे भेद। वाक्य भेद है, भेद नहीं है, अर्थ है, रचना है, ये है, वो है। अब आपकी समझ में कुछ आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक हम शब्दों को व्यवस्थित ढंग से नहीं लिख रहे हैं, यानी कि उन्हें हम सही तरीके से नहीं रखते हैं, जब तक उनका सही मतलब निकले, यानी कि एक वाक्य बने, और उन वाक्यों को जोड़ जोड़ के, जब बहुत सारे शब्दों को जोड़ते, जब वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, और वाक्य को जब जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? भाषा बनती है। तो इन्हीं भाषा के थ्रू हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात खुद समझते हैं। तो ये हमने आपको यहां पर समझाया। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अब क्या सार्थक? सार्थक मतलब जिनका अर्थ निकले। व्यवस्थित समूह मतलब एक जगह लाके व्यवस्थित कर देना। ठीक है, अब हम इनको जब एक जगह व्यवस्थित कर देंगे और जब उनको पढ़ेंगे, उनका अर्थ निकलेगा, तो क्या होगा? सार्थक व्यवस्थित समूह शब्दों को, और इनके माध्यम से भाव के, मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं दूसरों के सामने। अब उदाहरण जैसे हम यहां पर आपको बताते हैं, ये शब्द हैं, पक्षी गीत गाते हैं, ये शब्द हैं। इनको जब हमने जोड़ा सही तरीके, अब हम अगर हम जोड़ दें गाते गीत पक्षी, हमने पढ़ा गाते गीत पक्षी, आपकी कोई समझ में आया? अर्थ हम समझ जाएंगे, लेकिन एक सही ढंग का जो वाक्य होता है, क्या वो शुद्ध वाक्य बना? नहीं बना। इसीलिए बोला जा रहा है व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से रखें ताकि उसका अर्थ निकले, तो ही वो वाक्य कहलाता है। जैसे यहां पर हमने दिया ना, पक्षी गीत गाते हैं, तो यहां वाक्य सारे शब्दों को सही ढंग से रखा गया है, इसलिए यहां पर क्या प्रतीत हो रहा है? पूरा सही वाक्य। उसी तरीके से वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, तो ये भी सारे शब्द अपनी जगह पर हैं। अब अगर इनको हम इधर से उधर करेंगे तो क्या होगा? चलिए करके देखते। फूल आते ही वसंत जाते खिल हैं, तो कुछ मतलब समझ में आया? फूल आते ही बसंत खिल जाते हैं, तो क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। बसंत तो ऋतु होती है, वो कैसे खिल जाएगी? फूल को खिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उल्टा सीधा पढ़ा। तो जब तक हम इसको सही ढंग से, सही तरीके से नहीं लगाएंगे, तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए वाक्य में जब भी हम शब्दों को इस्तेमाल करें, उन्हें सही ढंग से लगाना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया, तो ये जो तीनों हमने आपको उदाहरण दिए, ये वाक्य के उदाहरण है कि वाक्य किस तरीके से होते। अब क्या? उपर्युक्त वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, जिससे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। मतलब यहां पर हमने बिल्कुल सही तरीके से शब्दों को लगाया है, व्यवस्थित तरीके से लगाया है, और सार्थक है, यानी कि उनका अर्थ निकल रहा है, तभी वो वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा दी हुई है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह, जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य के भेद।
वाक्यों के वर्गीकरण की मुख्यतः दो आधार है, मतलब जो हम वाक्यों को देख रहे हैं उनके दो आधार होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर भेद और दूसरा है रचना के आधार पर भेद। अब ये जो अर्थ के आधार पर भेद है ये हम अभी पढ़ेंगे, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये हमारे 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो कैसे हम इसको पहले समझ लेते हैं, पहले दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं, कोई भी वाक्य की रचना करें और जब हम उसको पढ़ते हैं और उसके मतलब को समझते हैं तब वो कौन सा वाक्य है। जैसे हमने आपसे बोला, आप जैसे स्कूल गए और आपकी टीचर जो है वो आपसे पूछे कि तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए, तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए, तो यहां पर अगर हम उसके अर्थ को समझें तो मैम तुमसे क्या कह रही हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं। क्या कर रही हैं? क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब जो भी वाक्य हमारे सामने उपस्थित होगा हम उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसे हम बताएंगे कि ये कौन सा अर्थ है। अर्थ के आधार पर भी 8 भेद हैं, तो वो कौन से भेद में आएंगे। तो ये अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। अब रचना के आधार का मतलब है जब हम वाक्यों की रचना करते हैं, यानी कि हम वाक्यों को बनाते हैं। रचना करना होता है ना, बनावट करना, किसी चीज को बनाना। तो उन वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो उन्हें हम 3 तरह से बना सकते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। ये होते हैं हमारे रचना के आधार पर 3, जिन्हें हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर भी। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया। पहला, जब हम वाक्य को बना लेते हैं उसके अर्थ को समझते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला है अर्थ के आधार पर। जब हम उनके अर्थ को समझते हैं तब हम उसके भेद का निर्धारण करते हैं। और रचना के आधार पर मतलब हो जाता है जब हम वाक्य को बना रहे हैं तो हम उन्हें 3 भेदों के हिसाब से बना सकते हैं। तो अब इनके हम समझते हैं आगे। क्या दिया है? वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है। जैसे आपको कोई सूचना दी जाती है, आपको स्कूल की तरफ से कि कल अवकाश रहेगा, ऐसी कोई सूचना दी जाए, या नकारात्मकता का भाव हो, यानी कि हम डिनाय कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, जैसे हम घूमने नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो यहाँ नकारात्मकता का भाव है, मतलब हम मना कर रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे किसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे अभी हमने आपसे बोला कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पर मैम आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। फिर या विस्मय प्रकट किया जाए, जैसे हम एकदम स्टाक हमको लग जाता है, हम भौचक्के हो जाते हैं, बोलते हैं ना, अरे तुमको चोट लग गई, ओ कितना सुंदर पपी है, हम बोलते हैं ना, ओ सो क्यूट, तो बोलते हैं ना ओ अरे, फिर हम डर गए, हाय रे राम। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हम क्या डर रहे हैं, हाय। तो ये सब जो होते हैं ना विस्मय प्रकट करते हैं, मतलब हमें आश्चर्य पैदा कर रहे हैं। तो ये सभी किसमें आते हैं? विस्मय में। काम करने का आदेश दिया जा रहा है। अब हम जैसे क्लास में है, हम सब बोले सभी बच्चे चुपचाप बैठें, ठीक है ना, हम बोले चुपचाप बैठिए, तो ये हमने आदेश दिया। या आपकी मम्मी आपसे बोले तुम जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो, तो ये क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। फिर या इच्छा प्रकट की जाए, हम जैसे हम आपसे बोले कि आप हमारे वीडियो जरूर देखिए, या हम बोले हमारी मनोकामना है कि आपके अच्छे नंबर आए, तो अब यहाँ पर हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम क्या चीज चाह रहे हैं, तो वो इच्छा में आएगा। इसे अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये हमारे 8 होते हैं। इन्हीं 8 के आधार पर हम वाक्य के अर्थों को निकालते हैं। चलिए देखते हैं ये 8 वाक्य हमसे क्या क्या कहते हैं, हम ये 8 वाक्य किस तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विधानवाचक वाक्य। विधान यानी कि सिंपल चीज क्या है? जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि सिंपल एक क्रिया हो रही है,
सिंपल एक सेंटेंस कहा जा रहा है, उसमें जब उसका अर्थ भी निकालेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, सिंपल निकलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं, अब इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे, सिंपल एक क्रिया हो रही है, सिंपल कार्य को किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य। जैसे विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस वाक्य में वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। मतलब जो बात कही जा रही है वो वैसी की वैसी रहेगी, अगर हम अर्थ भी निकालेंगे तो भी वो वैसा ही जाएगा, उसका अर्थ भी हम निकालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। अब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो क्या मतलब है, वो उड़ के जा चुके हैं। कविता ने पाठ याद कर लिया है, उसको याद करना था, उसने याद कर लिया, मतलब जो सामने लिखा है उसका अर्थ भी सेम है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नदी में बाढ़ आई है, विद्या ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित ने नया मकान खरीदा है। तो यहां पर क्या है, सिंपल एक स्टेटमेंट है जो बोले जा रहे हैं, अगर हम उनके अर्थ को समझें तो अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम अर्थ को उनको पढ़ रहे हैं, उनके अर्थ को निकाल रहे हैं, तो उनमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो जैसे सामने है अर्थ भी उनका सेम ही है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, विधानवाचक वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है हमारा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान ना मत नहीं देखकर की जाती है। अब जैसे हम लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं, ठीक है, आप भी घूमने जाते हैं, हम भी घूमते हैं, तो बहुत जगह दिया होता है प्रवेश निषेध। हम कई जगह होर्डिंग पढ़ते हैं प्रवेश निषेध। तो प्रवेश का मतलब होता है अंदर जाना, निषेध का क्या मतलब होता है, नहीं, निषेध का मतलब होता है नहीं, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। यानी कि जहां पर हम किसी भी काम को करने से मना कर रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या आएगा, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तो कैसे समझेंगे इसको, जैसे अब देखिए, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं। अब हम जब इसका अर्थ निकालते हैं, हमने जैसे बोला पक्षी जो है वो घोंसले से नहीं उड़े हैं, यानी कि वो नहीं गए, अर्थ क्या हुआ, वो नहीं गए। फिर कविता ने पाठ याद नहीं, अब देखिए वही है जो विधानवाचक वाक्य में जो वाक्य थे उन्हीं वाक्यों को मैं यहां आपके सामने लेकर आई हूं। कविता ने पाठ नहीं याद किया। अब इसमें देखिए ये नहीं शब्द, नहीं, नदी में बाढ़ नहीं आई, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में ना निकलना। तो इन सब की क्या पहचान होती है, जहां पर ना, नहीं, मत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिस वाक्य में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्यों की कुछ पहचान होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। जहां हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, अब इनकी कुछ पहचान रहती है, मतलब वाक्यों में ये शब्द मौजूद होंगे, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसके, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर। यानी वाक्य में अगर ये शब्द हैं तो इसका क्या मतलब है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा, वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर भी की जाती है, यानी कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं तो इनको देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण देते हैं, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। अब कौन शब्द क्या है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। फिर रमा कब आई, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, अब ये देखिए ये भी हमारा यहां पर दिया हुआ है। फिर क्या कल तुमने क्या क्या खाया, अब इसमें भी देखिए हमारा दिया है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी मौजूद है। फिर उसके बाद आते हैं, विक्रम किसकी राह देख रहा है। अब किसकी, ये और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान है। जहां पर प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हों
वो हमारे वाक्य कहां पर प्रयोग किए जाएंगे? वो वाक्य हमारे कहलाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि नाम की शुरू से ही हमें पता चल रहा है जहां पर कोई आज्ञा दी जा रही हो। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आज्ञा सूचक और विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्यों को। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ आज्ञा देना ही नहीं, अनुमति मांगना भी। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हम बोलते हैं ना कि मैम क्या हम अंदर आ जाएं, क्या मैम मे आई कम इन। तो आप यहाँ परमिशन मांग रहे हो, आप अनुमति मांग रहे हो, ठीक है। अब घर में ही है, मम्मी मैं जाके थोड़ी देर अपने फ्रेंड के यहाँ होके आता हूँ, मैं मम्मी अपनी फ्रेंड के यहाँ चला जाऊं, तो आप ऐसे बोलते हैं। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो क्या होता है, तो आप मम्मी से परमिशन मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं जाने के लिए। तो वो वाक्य भी हमारे किस में आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में ही आएंगे। क्योंकि जब आप अनुमति मांगोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, जैसे आपने बोला मम्मी मैं थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के यहाँ होके आता हूँ, तो मम्मी आपको क्या बोलेंगी? या तो मना करेंगी नहीं जाना है, या बोलेंगी जाओ, ठीक है तुम जाओ थोड़ी देर में आ जाना। तो यहां मम्मी ने क्या दिया? आपको आज्ञा दी। तो इसीलिए इसको आज्ञा सूचक वाक्य में रखा। या आज्ञा देना या अनुमति मांगना, दोनों ही कंडीशन में ये किस में आएगा? हमारा आज्ञावाचक वाक्य में। कैसे? किताब के मेज पर मत फाड़ो, यानी किताब के पेज मत फाड़ो। यहाँ पर किताबों के पेज को फाड़ने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पर अब आप सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मैम ये तो मत लगा हुआ है, तो ये हमारा नकारात्मक में भी आ सकता है। आप सही कह रहे हो, ये नकारात्मक में भी आएगा, लेकिन उससे पहले इस भाव को आप जांचने की कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर इसको नकारात्मक में डाल दोगे तो ये गलत होगा, वो उस जगह भी सही होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, हमने ये आज्ञा दी है, इसलिए ये किस में आ रहा है? आज्ञावाचक वाक्य में आ रहा है। इसलिए यहां पर मत शब्द का जो वैल्यू है वो कम हो जा रही है। फिर किसलय आप पढ़ने बैठ जाओ, यहां पर जो है किसी ने आज्ञा दी, किसलय आप पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो, यहां पर आपसे काम करने के लिए बोला जा रहा है, दीवारों को साफ कर दो। दूसरा, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ये भी आपको आज्ञा आपसे बोला जा रहा है। फिर यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, तो ये भी आपको आज्ञा दी जा रही है कि आपको ये कार्य पूरा करना है। तो आज्ञा और अनुमति, ठीक है, यहाँ पर हमने आज्ञा लेना या आज्ञा देना, दोनों ही कंडीशन में ये हमारा किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य। इसको हम क्या क्या वाक्य कहते हैं? आज्ञा सूचक भी कहते हैं और विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक कहते हैं। मतलब हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप बोलते हो हैप्पी जर्नी, तो उसका क्या मतलब होता है? आपकी यात्रा मंगलमय हो। या हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, तो यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं? कामना कर रहे हैं, हम इच्छा प्रकट करें। आशीर्वाद, बड़ों के पैर छुए जाते हैं, प्रणाम करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, सदा जीते रहो, तो वो भी हमारा किस में आएगा? इच्छावाचक वाक्य में। वो भी उनकी इच्छा होती है कि हाँ हम बहुत कामयाब हो, हम स्वस्थ रहें, तो ये बड़ों की इच्छा है जो हमको वो आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, तो यहाँ पर क्या दिया? कामना करी कि तुमको बहुत ढेर सारी बधाइयां जन्मदिन पर। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, तो ये क्या हुआ? किसी ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, तो यहाँ पर एक किसी ने इच्छा प्रकट करी है कि हम साथ साथ रहें। काश इस समय सुमन साथ होती, तो अब यहां पर भी इच्छा प्रकट की कि काश इस समय सुमन पास में होती। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, तो ये भी कामना की गई है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ ही हमें ये चीज निकालनी होती है कि ये किस में आएगा,
तो या जहां पर हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी के लिए कोई अच्छी कामना कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारे सामने आता है तो वो हमारा किस में आएगा? इच्छावाचक वाक्य में। इसके बाद आता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर हम किसी चीज से डर जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, ठीक है। और क्या था आपका? हर्ष है, घृणा है, घिन आ रही है, खुश हो गए, ये सभी जहां पर हम भाव प्रकट करते हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं? विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उदारवाचक वाक्य भी है। इसको मैं अंडरलाइन करी हूं, ध्यान रखिएगा, इन्हें ये वाक्य भी कहते हैं क्या? उदारवाचक वाक्य। फिर उसके बाद विस्मयवाचक वाक्यों की कुछ पहचान होती है। क्या? वाक्यों में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि जैसे शब्द लगे होते हैं शुरू में, ठीक है। ऐसे शब्दों या वाक्यों के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह भी होता है। ये इस तरह का जो हमारा चिन्ह लगता है वो क्या कहलाता है? विस्मयवाचक चिन्ह। तो ये हमारा इन शब्दों के तुरंत बाद लगा होगा को देखकर की जा सकती है। अब उदाहरण, अरे कितना विशाल मैदान है, तो अब अरे हमारा ये शब्द है और उसी के साथ हमारा ये विस्मयवाचक वाक्य लगा हुआ है। फिर ओह तुम आ गए, अब ओ शब्द है और विस्मय, आपको सीधे ये विस्मयवाचक वाक्यों से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा विस्मयवाचक वाक्य है, ये विस्मयवाचक चिन्ह है। और इसी से हम जहां पे भी ये शब्द वाक्य जो चिन्ह लगा होगा उससे हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य। संदेह, नाम से पता हो रहा है कि कोई डाउट है, ठीक है। कैसे? जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहां पर हमें पता ही नहीं है कि ये काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ में एकदम सोचेंगे अरे आज मान लीजिए सपोज आज कोई मैच हो रहा है या मम्मी खाना बना रही, चलो ठीक है हम वीडियो देख रहे हैं और इतने में मम्मी खाना बना रही, तो अब आपको नहीं पता है कि मम्मी ने खाना बना लिया है या बना रही है या बनाने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? तो शायद मम्मी ने खाना बना लिया होगा या मम्मी खाना बना रही होंगी। तो ये क्या है? यहाँ पर हमको पता नहीं है कि मम्मी जो क्रिया करना है, यानी क्रिया क्या कर रही है, वो खाना बनाने वाली क्रिया जो कर रही है उसका हमें पता ही नहीं है, शुरू हुई है कि नहीं हुई है, चल रही है कि अंत हो गया है, तो हमें उस क्रिया के बारे में पता ही नहीं है। तो वहां पर हमारा जहां पे हमको डाउट हो, क्रिया के होने या संपन्न होने से रिलेटेड हमें जहां पर कोई डाउट हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य। अब इस वाक्य की पहचान क्या होती है? अंत में होगी, होगा या होंगे जैसे शब्द देखकर हम पहचानते हैं। दूसरा, शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर भी की जा सकती है। इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है आपका संदेहवाचक वाक्यों में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अब तक फसल कट चुकी होगी। अब देखो यहाँ पर होगी आया ना, हमें नहीं पता है। अगर हमें पता होता तो हम कैसे बोलेंगे? अब तक तो फसल कट चुकी है। या हम अगर उसको हम काटने वाले होंगे, अब फसल काटी जाएगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम डाउट में, हमको नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? अब शायद अब तक फसल कट चुकी होगी, ऐसे बोलेंगे। फिर उसी तरह रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा। अब ये देखिए, होगा, होगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। अब शायद बारिश बंद हो जाए। अब शायद बारिश बंद हो जाए। अब देखिए इसमें संभवतः और शायद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी हमारे संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि इस वाक्य में दो क्रियाएं संपन्न हो रही होंगी और एक क्रिया का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे से समझेंगे।
अब क्या है, एक क्रिया क्या है हमारा पढ़ाना और दूसरी क्रिया क्या है आपका अच्छे से समझना। अब जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अब आपकी पढ़ने की क्रिया किस पे डिपेंड हो रही है, आपके अच्छे नंबर आने की क्रिया, जो अच्छे नंबर आएंगे वो क्रिया किस पे डिपेंडेंट हो रही है, आपके अच्छे नंबर आने से। तो यहां पर इस वाक्य में दो क्रियाएं संपन्न होंगी, यानी कि दो सेंटेंस होंगे। ये इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए क्या दिया है, शर्त। अब क्या, इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने की शर्त लगी होती है, यानी कि एक क्रिया का संपन्न होना दूसरे क्रिया की शर्त पर डिपेंड होता है। संकेतवाचक वाक्य में पहचान यदि अगर जैसे शब्द देखकर भी की जा सकती है। अब जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। अब क्या है, देखिए इसमें दो शब्द हैं, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, और इसकी पहचान क्या है, बीच में तो शब्द लगा है, तो से इस शब्द को जोड़ा गया। संकेतवाचक वाक्य के अभी तक हमने जितने भी वाक्य पढ़े वो सभी वाक्य सिंगल वाक्य थे, एक एक क्रिया संपन्न हो रही थी, एक एक वाक्य थे। लेकिन अब क्या होगा, जहां पर दो वाक्य आए वो हमारे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये तो हम आपको इजी मेथड बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट होता है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। अब घर जाना का डिपेंडेंट किससे है, वर्षा के रुकने से। ये संपन्न होगी तभी ये कार्य होगा। फिर अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। तो यहां पर टिकट का मिलना किस पे डिपेंडेंट है, घर जल्दी आने से। फिर दूसरा, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते मरीज की जान बच जाती। तो यहां पर मरीज का जान का बचना किस पे डिपेंडेंट था, डॉक्टर के आने पर। फिर यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती। तो यहां पर भी दो वाक्य हैं, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती। तो फसलों का सूखना किस पे डिपेंडेंट था, सिंचाई करने से। अगर अच्छी हो जाती तो फसलें अच्छी रहती। फिर उसके बाद अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो यहां पर भी दो वाक्य हैं, सफल होना किस पे डिपेंडेंट है, परिश्रम करने पे। तो इस तरीके से संकेतवाचक वाक्य पहचानने का आसान तरीका है कि इनमें दो वाक्य होंगे। दूसरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए आप व्याधिकरण अव्ययों का इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी अव्यय हम बीच में लगा रहे हैं ये व्याधिकरण अव्यय हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सभी वाक्य समझा दिए कि क्या होते हैं। अब इन्हीं वाक्यों का रूपांतरण आता है। एक वाक्य दिया जाता है, उसे दूसरे वाक्य में हमें बदलना होता है। कैसे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह से बदलना कि वाक्य का कर्ता क्रिया कर्म ज्यों का त्यों रहे, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य। अब इसी को हमने निषेध में बदला, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। उसे हमने प्रश्नवाचक में बदला, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फिर उसे हमने बदला संदेह में, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम वाक्यों को बदलते भी हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वाक्य वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे से प्रश्नों जो है वाक्यों हैं उनको रूपांतरण कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।